कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज अपन ईपीएफओ की दो तीसरी क्लास है ये। अपन ने सिलेबस कर लिया और फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने टॉपिक्स कवर कर लिए, 5-6 टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप पीछे क्लास ले सकते हैं। आज अपन करेंगे संघर्ष की अभिव्यक्ति। ठीक है। अपना चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है। चैप्टर का नाम है औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा। औद्योगिक संबंध, संघर्ष और सामाजिक सुरक्षा। अब उसमें श्रम कानून क्या क्या है, सामाजिक सुरक्षा, अपने चैप्टर का मीनिंग मैंने समझा दिया था आपको। आज अपन कर रहे हैं संघर्ष के अभिव्यक्ति। पहला है हड़ताल। ठीक है। स्ट्राइक। जब किसी उद्योग अथवा संगठन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तब आंशिक या पूर्ण कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा कार्य रोककर प्रबंधन पर दबाव डाला जाता है। मतलब वो कार्य करने से इनकार कर देते हैं। मतलब उनको प्रॉब्लम्स रहती है ना कर्मचारियों को कि हमें काम नहीं करना, तब वो स्ट्राइक पे लगा देते हैं और काम करना बंद कर। मतलब कर्मचारी अपना काम रोककर और प्रबंधन पर दबाव डालते हैं जब तक कि उनकी मांग पूरी ना हो जाए। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q के अनुसार एक उद्योग में लोगों के निकाय के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य को रोका जाना या किसी भी संख्या में कर्मचारियों या पहले से नियोजित व्यक्तियों द्वारा कार्य जारी रखने या रोजगार को स्वीकार करने की सामूहिक अस्वीकृति। मतलब वो जो भी काम करते रहते हैं कंटिन्यू, उस काम को वो रोक देते हैं और सब इकट्ठे होकर वो अपनी मांगों के लिए हमारी मांगे पूरी करो, जब भी हम काम करेंगे जो हमारा काम निश्चित है, तो उसको एक तरह से स्ट्राइक का नाम दिया गया। 1947 में क्या मेंशन किया गया? अधिनियम 1947 की धारा 2Q के अनुसार। ठीक है। सामूहिक रूप से कार्य का रोका जाना और पहले से जो काम कर रहे हैं उसको बंद करके अस्वीकृत करना ही क्या होगा? हड़ताल माना जाता है। ठीक है। हड़ताल मजदूरों और व्यापार संघ के लिए अपनी मांगे स्वीकार करवाने का एक शक्तिशाली हथियार है। ठीक है। व्यापार संघ के लिए, मजदूरों और व्यापार संघ के लिए अगर कोई भी मांग है तो हड़ताल सबसे अच्छा तरीका है, वो शक्तिशाली तरीका है जो उसको अपनी जो जिसके द्वारा वो अपनी मांगों को मनवाते हैं। प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए मजदूरों द्वारा हड़ताल कर कार्य को रोक दिया जाता है। पहली ज्ञात हड़ताल 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र में हुई थी। मतलब पहली पता चलता है कि पहली जो हड़ताल मिस्र में हुई थी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर हड़तालें अस्तित्व में आई। जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई तब उस टाइम पे हड़तालें अस्तित्व में आई। हड़ताल के लिए अंग्रेजी शब्द स्ट्राइक का पहला प्रयोग 1968 में हुआ। मतलब 1968 में इसका पहली बार अंग्रेजी में प्रयोग किया गया स्ट्राइक। 1976 की रेलवे हड़ताल में लगभग 17 लाख कर्मचारियों द्वारा 20 दिनों की हड़ताल भारत की सबसे बड़ी हड़ताल थी। मतलब ये पॉइंट है, ये ऑप्शन, ये अपने क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है कि पहली हड़ताल, पहला इंग्लिश वर्ड कब आया, इसको कब दिया गया, तो अंग्रेजी शब्द था ये 1968 में इसका प्रयोग किया गया स्ट्राइक पहला। और 1974 में रेलवे हड़ताल में कम से कम 17 लाख कर्मचारियों द्वारा 20 दिनों की हड़ताल जारी की गई थी, जो सबसे बड़ी हड़ताल थी भारत की। ठीक है। अब अपन स्ट्राइक के प्रकार पढ़ेंगे। हड़ताल के प्रकार। व्यापार संघ की सहमति के आधार पर हड़ताल के दो प्रकार है, अधिकृत और अनाधिकृत। अधिकृत हड़ताल में क्या दिया गया है? मतलब ऑथोराइज स्ट्राइक, यूनियन की सहमति से होने वाली हड़तालों को अधिकृत हड़ताल कहा जाता है। मतलब उनका यूनियन बना होता है, यूनियन लीडर होता है, अगर उसकी असहमति से अगर कोई स्ट्राइक करता है, वो कर्मचारी श्रमिक स्ट्राइक करते हैं, तो वो अधिकृत स्ट्राइक कहलाएगी। ठीक है। और फिर है अनाधिकृत स्ट्राइक। अनाधिकृत हड़ताल क्या हो गई? मतलब अनऑथराइज स्ट्राइक, यूनियन की पूर्व सहमति तथा नियोक्ता को उचित नोटिस दिए बिना होने वाली हड़तालों को अनधिकृत हड़ताल कहा जाता है। मतलब उसकी सहमति नहीं होती है यूनियन की, तो उसको अनधिकृत हड़ताल कहा जाएगा। अनाधिकृत हड़ताल अनौपचारिक हड़ताल होती है। इसे लाइटनिंग या वाइल्ड कैट स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बड़ा आ सकता है कि लाइटनिंग या वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है, तो ये अनाधिकृत स्ट्राइक का ही नाम क्या है? वाइल्ड कैट स्ट्राइक या लाइटनिंग स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में ऐसी हड़तालें निषिद्ध है। मतलब जो भी पब्लिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस है, वहाँ पे ये अनाधिकृत स्ट्राइक क्या है, जो हड़तालें वो निषिद्ध की गई है 1947 अधिनियम के तहत। ठीक है। रणनीति के आधार पर साधारण हड़ताल,
स्लो डाउन हड़ताल, क्विकी हड़ताल, सिट डाउन हड़ताल, सिट इन हड़ताल, स्टे इन हड़ताल, वर्क टूल हड़ताल, सीक इन हड़ताल। मतलब आपको इसमें बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि इसमें कौन कौन से टाइप दे रखे हैं, ठीक है। साधारण हड़ताल में क्या होगा, जो ऑर्डिनरी स्ट्राइक होगी। इस तरह की हड़तालों में कर्मचारी कार्यस्थल पर आना छोड़ देते हैं तथा अन्य कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने से रोकते हैं। मतलब वो खुद भी नहीं आते हैं, किसी और को भी आने से रोकते हैं। साथ ही अपनी शिकायतों और मांगों की तरफ प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि करते हैं, ठीक है। वो खुद काम पे नहीं आएगा, दूसरे को रोकेगा और रैलियां वगैरह निकालेंगे, और ताकि कैसे भी करके मैनेजमेंट का ध्यान उनकी तरफ जाए और उनकी मांगों को मान लिया जाए। ये ऑर्डिनरी स्ट्राइक होगी। स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होगा, इस तरह की हड़तालों में कर्मचारी कार्यस्थल पर तो आते हैं परंतु कार्य की मात्रा तथा तौर तरीकों में बदलाव कर उत्पादन तथा उत्पादकता को हानि पहुंचाकर उत्पादन लागत को बढ़ा देते हैं। मतलब वो आएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे जैसे वो डेली काम करते हैं, ठीक है। उसके तौर तरीके बदलाव होंगे, वो कुछ घंटों में मतलब वो बैठ के बातें करने लग जाएंगे, काम नहीं करेंगे। मतलब कैसे भी करके जहाँ वहाँ प्रोडक्शन को क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये स्लो डाउन हड़ताल होगी। क्विकी हड़ताल क्या होगी, क्विकी हड़ताल में, इस तरह की हड़तालों में कर्मचारी कार्यस्थल पर आते हैं और केवल एक छोटे समय के लिए कार्य रोक देते हैं। जैसे लंच होता है उस टाइम जैसा टाइम लेते हैं, वो छोटा टाइम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और कार्य को रोक देते हैं। खासतौर से असेंबली लाइन प्रोडक्शन में ऐसे छोटे समय के लिए कार्य के रोके जाने के गंभीर परिणाम होते हैं। अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्शन जो फैक्ट्रियों में ऐसे होते हैं जो उनको अगर जैसे कोई नेटवर्किंग, इसमें नेटवर्क जो अपना नेटवर्क आता है, अगर उसमें कोई काम कर रहा है तो अगर ये 10 मिनट के लिए भी रुक गया तो इसमें लाखों का नुकसान हो जाता है, देश का करोड़ों का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये सिट डाउन हड़ताल हो गई, ठीक है, वो क्यू की हड़ताल हो गई, सॉरी। फिर सिट डाउन हड़ताल क्या होगी, इस तरह की हड़तालों में श्रमिक एक समय उत्पादन फैसिलिटी पर नियंत्रण कर उत्पादन रोक देते हैं। अन्य जो कार्य करने की इच्छुक है उन्हें कार्य नहीं करने देते। इसे पेन डाउन या टूल डाउन हड़ताल भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब वो जो मतलब उनका एक यूनियन बनी होती है, वो सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स बटे होते हैं, तो उन ग्रुप्स को वो रोक देते हैं और जो काम करता रहता है, जो काम करना चाहता है उसको वो काम नहीं करने देते हैं। तो उन्हीं को कहते हैं सिट डाउन हड़ताल। मतलब वो बैठ जाते हैं साइड में कि इसको उनको काम नहीं करने देंगे, उनको जो भी प्रोडक्शन होगा उनको नुकसान होगा। तो इसको पेन डाउन या टूल डाउन हड़ताल भी कहा जाता है। सिट इन हड़ताल क्या हो गई, इस तरह की हड़तालों में श्रमिक एक समूह ऐसे क्षेत्र में बैठकर नियंत्रण कर लेता है जहां वे अवांछनीय तथा वहां से हटने से इनकार कर देते हैं, तब जब तक कि उनकी मांगों को ना माना जाए। अब कुछ ऐसी चीजें होती है फैक्ट्री में कि हाँ ठीक है, अगर एक प्रोसेस हो गई उत्पादन की, तो दूसरी प्रोसेस को जाके रोक देंगे, काम नहीं करने देंगे। तो ये स्टे इन हड़ताल हो गई, ठीक है, सिट इन हड़ताल हो गई। स्टे इन हड़ताल, स्टे मतलब रोकना। इस तरह की हड़तालों में श्रमिक कार्यस्थल पर आते हैं तथा कार्य करने से मना कर देते हैं तथा प्लांट परिसर से बाहर नहीं जाते। मतलब वो वहां तो आ जाते हैं प्लांट परिसर में तो, लेकिन वो आके वहां बैठ जाएंगे या तो नारे लगाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये स्टे इन हड़ताल मतलब रोक जाते हैं। वर्क टूल रूल हड़ताल क्या है, इस तरह की हड़तालों में कर्मचारी वस्तु तो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तथा उन्हें कोई भी ऐसा कार्य जिसका उल्लेख नियमों में नहीं है करने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा अच्छा है कि ठीक है, उनमें जो उनको रूल्स, जो पहले उनको रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, उनको जो दिया गया वही काम करेंगे। अनुमय अवकाश आदि लेकर तथा नियमों के अनुसार न्यूनतम कार्य करके उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है जिससे वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वर्क टूल रूल हड़ताल हो गए, मतलब रूल्स रेगुलेशन के तहत ही काम करेंगे। उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो मना कर देंगे। 5-10 मिनट का काम होगा उसके लिए मना कर देंगे कि मुझे इतने तक के लिए रखा गया तो मैं इतना ही काम करूंगा। तो वो छोटी छोटी चीजें करके उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्क टूल रूल हड़ताल हो गए। सिक इन हड़ताल, इस तरह की हड़तालों में कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या का साथ बीमारी के अवकाश के लिए आवेदन करते हैं और सिक डाउन हड़ताल कहा जाता है। सिक मतलब वही बीमारी, तो वो बोल देंगे कि इतने श्रमिक बीमार है और हम नहीं आ सकते, तो हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं सिक इन हड़ताल, ठीक है। फिर है उद्देश्य के आधार पर हड़ताल। उद्देश्य के आधार पर हड़ताल के प्रकार है सहानुभूति दर्शक हड़ताल, ठीक है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। हड़ताल पर जाने वाले श्रमिकों को अपने नियोक्ताओं से कोई शिकायत नहीं होती है, बल्कि वे अन्य हड़ताल कर रहे श्रमिकों से सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हड़ताल पर जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनको, वो खुद काम कर रहे हैं उस पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो जैसे उनके जैसे कोई श्रमिक है वो अलग फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अगर वो स्ट्राइक पे बैठे हैं तो वो उनका साथ देंगे, ठीक है, उनका साथ देंगे कि यार देखो इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो इनका साथ देना चाहिए हमें। तो वो एक यूनियन मिलकर वो दूसरी यूनियन का साथ देगी ताकि इनकी मांगे बन जाए, क्योंकि वो सब श्रमिक वर्ग होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के लिए। तो वो सहानुभूति दर्शक हड़ताल होगी। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, इस तरह की हड़ताल में
हड़ताल कर रहे कुछ या सभी श्रमिक कुछ निश्चित समय के लिए उपवास करते हैं। ऐसा करके अपनी मांगों की पूर्ति के उद्देश्य प्रबंधन पर नैतिक दबाव बनाते तो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब भूख हड़ताल तो अपन नॉर्मल जानते हैं कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो भूख हड़ताल मानी जाती है। ये उद्देश्य के आधार पर हो गई। न्यायिक हड़ताल मतलब जुरिस्डिक्शन स्ट्राइक कार्य अभिस्थांकन तथा नियोक्ताओं से सामूहिक सौदेबाजी के एकांतिक अधिकार को लेकर अलग अलग यूनियन के सदस्यों के बीच अथवा दो या दो से अधिक यूनियन के बीच विवाद की स्थिति में इस तरह की हड़तालें होती है। मतलब दो यूनियन के बीच में अगर कोई खींचतान हो रही है, उनमें कोई विवाद है, तो वो न्यायिक हड़ताल होगी। इस तरह की हड़ताल केवल ऐसे प्रतिष्ठानों में ही संभव जहां से एक से अधिक व्यापार संघ होते हैं। मतलब ये छोटे में नहीं होते, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बड़ा उद्योग होते हैं, उनमें जो दो दो यूनियन बनी होते हैं, दो दो तीन तीन यूनियन काम करती है, तो उन यूनियनों के बीच में आपस में कोई हड़ताल विवाद हो जाता है तो उसको न्यायिक हड़ताल बोलते हैं। आर्थिक हड़ताल श्रमिकों की आर्थिक मांगों जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, विभिन्न तरह के भत्ते आदि जैसे मांगों की पूर्ति के लिए की गई हड़तालों को आर्थिक हड़ताल कहा जाता है। नॉर्मल है। सांकेतिक हड़ताल मतलब टोकन स्ट्राइक, ये एक ऐसे छोटे अंतराल के लिए की गई हड़ताल है जिसका उद्देश्य विवाद के मुद्दों पर श्रमिकों की भावनाओं को व्यक्त करना तथा संभावित हड़ताल के खतरे और होने वाले नुकसान से प्रबंधन को अवगत कराना है। मतलब वो सिग्नल देते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो छोटे छोटी चीज़ों के लिए वो मतलब जो मैनेजमेंट होता है उसको वो एक तरह से अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, बड़ा स्ट्राइक कर देंगे। तो ये होते हैं सांकेतिक हड़ताल। राजनीतिक हड़ताल मतलब पॉलिटिकल स्ट्राइक सरकार को चुनौती देने तथा इसके नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करके अपने पक्ष में लेने के उद्देश्य से राजनीतिक हड़ताल की जाती है तथा किसी भी तरह के औद्योगिक विवाद के कारण उत्पन्न नहीं होती है। मतलब ये सरकार ने जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए उद्योगों के, तो वो उस वहाँ पे हड़ताल करेंगे कि ये जो नियम बनाए गलत नियम बने गए हैं, ठीक है, तो इसको चेंज करना चाहिए। तो ये औद्योगिक विवाद के कारण उत्पन्न नहीं होता है, ये सरकार के खिलाफ सरकार के रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ बना दिया जो उनको प्रभावित कर रही है नकारात्मक रूप से उनके हितों को, तो वो राजनीतिक हड़ताल होगी। सामान्य हड़ताल जनरल स्ट्राइक एक क्षेत्रीय उद्योग के सभी या अधिकतर यूनियन के द्वारा की गई राजनीतिक हड़ताल जिसका विस्तार और प्रकोप बहुत व्यापक होता है तथा जिसका उद्देश्य सरकार राजनीतिक दबाव बनाना होता है। मतलब ये सामान्य हड़ताल होती है जो मतलब ये सामान्य हड़ताल जो कई जगह बहुत जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे कॉलेज बड़ी बड़ी कॉलेज होती है वहाँ पर, या कोई लिमिटेड कंपनियां होती है वहाँ पर। तो ये क्या होता है कि राजनीतिक हड़ताल जिसका विस्तार और इसको बहुत व्यापक होता है, इसका उद्देश्य सरकारी राजनीतिक दबाव बनाना होता है, ओनली फॉर राजनीतिक प्रेशर बनाना होता है, पॉलिटिकल प्रेशर। सामान्य हड़ताल में धरना क्या होता है, मतलब पिकेटिंग। धरना नियोक्ताओं के साथ विवाद के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए श्रमिकों का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। इसमें हड़ताल कर रहे श्रमिक नियोक्ताओं के परिसर के आसपास बैनर, प्ले कार्ड आदि लेकर घूम फिर कर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। मतलब वो जैसे वो प्ले कार्ड लेकर बैनर लेके घूमेंगे कि ये चीज़ गलत है, इसको चेंज करो, इसको बदलो। तो ये हो गया धरना देना। बहिष्कार नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट उत्पादों सेवाओं की श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक अस्वीकृत को बहिष्कार किया जाता है। मतलब कोई सेवा दे रहे हैं श्रमिकों को तो वो मना कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए, बाइकआउट करना हमें नहीं चाहिए। जब अपने भारत में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे असहयोग हुआ था ना, वैसे ही बहिष्कार मतलब बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, विदेशी हर चीज़ का बहिष्कार करो, तो बाइकआउट करना, ठीक है, उसको मना कर देना स्वैच्छिक, मुझे नहीं करना ये चीज़। तो अभी जैसे अपने अभी मकर संक्रांति के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि बाइकआउट करो, जो चाइनीज़ मांझा है उसका बाइकआउट करो। तो बाइकआउट वही है कि वो स्वैच्छिक अपने मन से किस चीज़ के लिए मना कर देना कि हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, ये नहीं करना मुझे, ठीक है, तो बाइकआउट हो गया, बहिष्कार। घेराव किसी लक्ष्य का भौतिक अवरोध या घेरा बनाकर या जबरन कब्जा घेराव कहलाता है। साधारण घेराव में औद्योगिक प्रतिष्ठान को घेर कर अवरोध उत्पन्न कर ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे घेरे गए व्यक्ति सामान्य प्रबंधक या सुपरवाइजर आदि होते हैं। दूसरी तरह के घेराव में औद्योगिक प्रतिष्ठान पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया जाता है। मतलब घेराव वही हो गया कि मान लो जैसे कोई फैक्ट्री है और उसके मालिक और अंदर सुपरवाइजर बैठे हैं और वो लोग चारों तरफ से उसको घेर लेंगे, लॉक कर देंगे, बोल देंगे कि हमारी मांगे पूरी करो जब भी खोलेंगे, बाकी वैसे तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये घेराव की कंडीशन उद्देश्य के आधार पर हो गई ये, ठीक है। अब ये हो गया सॉरी एक मिनट, फिर है बंद करना। बंद क्या होता है? बंद के दिन सभी गतिविधियां रोक दी जाती है। बंद की घोषणा के साथ ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती कि उसका पालन
न करने वाले नागरिकों से इसका पालन जबरन कराया जाए या उन पर हमला आदि किया जाएगा, परंतु इस तरह की गतिविधियां सामान्य तौर पर बंदी के दौरान देखी जाती है। मतलब इसमें ऑल ओवर सारी गतिविधियां रोकी जाएगी। उस वाल जहाँ स्ट्राइक, जहाँ पे धरना दे रहे हैं, वहाँ पे हड़ताल हो रही है, जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। और उनका जबरन, मतलब उनको पालन करना, कोई जबरन उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो मना कर देंगे हमें नहीं करना, साफ बात है, कोई काम नहीं करना, तो ये बंद कहलाता है। द्वितीय हड़ताल, सेकेंडरी स्ट्राइक, इस तरह की हड़ताल में प्राथमिक नियोक्ताओं पर दबाव न बनाकर तीसरे व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है जिसमें नियोक्ताओं का अच्छा संबंध होता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे कभी कभी अपन किसी फील्ड में देखते हैं कि जॉब कोई और लगवा रहा है कि कर्मचारी से, तीसरा बंदा आके दूसरे बंदे को जॉब दे लगवा रहा है, तो वो दूसरे वाले बंदे पे वो करेंगे, प्रेशर बनाएगा कि आपने हमें यहाँ नियुक्त किया था, तो आप उस फर्स्ट वाले व्यक्ति को बोलो जाके, ठीक है, कि हमारी मांग माने। तो द्वितीय हड़ताल हो गई। लॉकआउट, लॉकआउट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार लॉकआउट अस्थायी तौर पर रोजगार के स्थान को बंद करना या कार्य का निलंबन, नियोक्ता द्वारा कितनी भी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार जारी करने से रखने से मना किया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकआउट तो हड़ताल के विलोम के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, लॉकआउट वही हो गया कि 1947 के अनुसार अस्थायी पर रोजगार के स्थान को बंद कर देना है, कार्य का निलंबन करना और कितनी भी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार जारी रखने से मना किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉकआउट को क्या किया है, इसका लॉकआउट को हड़ताल का विलोम बताया है। ठीक है, अब ये औद्योगिक विवाद हो गए, आपको इतना जाके अंडर नहीं जाना है, इसमें सिर्फ जो लॉकआउट क्या है, द्वितीय हड़ताल क्या है, बंद क्या है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, मोटे मोटे पॉइंट। आपको इसमें अंदर जाके इतना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे और आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है कि हाँ ये चीज़ इसमें थी, मैंने पढ़ा है। मतलब कभी कभी मिक्स नहीं कर देना है कि स्ट्राइक जो हड़ताल है वो लॉकआउट क्या है, लॉकआउट कैसा इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना आपको। लॉकआउट में क्या होगा, न्यायिक हड़ताल क्या होगी, आर्थिक हड़ताल क्या होगी, बस इतना ही, इसमें इतना याद करना है आपको। औद्योगिक विवाद के प्रभाव क्या होंगे। अब इसके विवाद का जो प्रभाव होगा, विवाद हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिक विवाद के प्रभाव। ठीक है, श्रमिकों पर प्रभाव, जब हड़ताल अवैध या अनुचित हो तो हड़ताल कर रहे श्रमिकों को हड़ताल के दौरान मजदूरी का अधिकार नहीं होता है। हड़ताल कर रहे श्रमिकों को हड़ताल के दिनों में मजदूरी का अधिकार तभी होगा जब हड़ताल वैध होने के साथ साथ न्यायोचित भी हो। अतः आमतौर पर श्रमिक हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी नहीं प्राप्त नहीं करते। जब तक वो हड़ताल पे रहता है तो उनको कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। कम आय और बचत नहीं होने पर, मजदूरी प्राप्त न होने से उन पर तथा उन पर आश्रित परिवार पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण वे उधार और ब्याज के जाल में फंस जाते हैं। हड़ताल के दौरान हिंसा की घटनाओं कई बार श्रमिक शारीरिक रूप से घायल भी हो जाते हैं। हड़ताल के कारण कई बार श्रमिकों को नियोक्ताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर उन पर कोई अन्य आरोप लगाकर कार्य से हटा दिया जाता है। यदि हड़ताल का अंत श्रमिकों के पर उसको विवाद के हल से होता है तो उनकी शिकायतों का समाधान होने से उनकी स्थिति में काफी सुधार आता है। मतलब जैसे स्ट्राइक होगी तो अपने को पता है कि कोई भी झगड़ा हो रहा है, झगड़ा कहीं भी देख लो आप, सोसाइटी में देख लो या जाके कहीं भी, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री कोई कहीं भी जाके देख लो, तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो मेंटली और उनको मेंटली रूप से भी प्रभावित करेगी, फिजिकली रूप से भी प्रभावित करेगी, उनको फाइनेंशियली रूप से, उनके पीछे जो परिवार डिपेंडेड है उनको भी प्रभावित करेगी। ठीक है, श्रमिकों पर प्रभाव देख लिया अपन ने, क्या होगा, नियोक्ता उनको हटा दिया जाएगा जॉब से, क्योंकि हड़ताल बंद हो जाएगी। लेकिन वो एक गुस्सा होता है आदमी का कि इसने ये चीज़, इसने ये आगे इस चीज़ को बढ़ावा दिया, तो वो कुछ और बहाना देके उनको जॉब से निकाल देंगे। तो वो श्रमिकों पर प्रभाव नकारात्मक झेलना पड़ेगा उनको, आर्थिक रूप से वो कर्ज वगैरह ले लेंगे, उसमें फंस जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे। और नियोक्ताओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा, हड़ताल के कारण कार्य के रुक जाने से उत्पादन प्रभावित होता है, जो नियोक्ताओं पर सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हड़ताल के कारण विक्रय कम होने पर न केवल लाभ पर नकारात्मक असर पड़ता है बल्कि वितरण प्रतिबद्धता पर भी प्रभावित होती है। नियोक्ताओं को हड़ताल के समय फैक्ट्री परिसर मशीनरी की सुरक्षा के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है। हड़ताल के हिंसात्मक हो जाने पर संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही मशीनों के लंबे समय तक बंद पड़ी रहने से, खराब हो जाने से खतरा भी बढ़ता रहता है। इन सबके बावजूद ये हड़ताल का अंत श्रमिकों के पक्ष में विवाद से हल हो जाता है तो नियोक्ताओं पर और अधिक आर्थिक दबाव पड़ता है। मान लो जैसे उन्होंने कोई मांग करी, वेतन बढ़ाओ, आर्थिक स्ट्राइक हो गई, अगर उसने वो कर दिया, उनके हित में चला गया, तो उसको फाइनेंशियली तो वैसे ही झेलना पड़ेगा। तो नियोक्ताओं पर भी इसका मतलब बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के वो जाके हिंसा कर रहे हैं तो वहाँ की मशीनरी वगैरह तोड़ रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो मार्केट में वो चीज़ नहीं आएगी, उत्पादन कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, वो महंगाई बढ़ जाएगी उधर। और मान लो टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्राइक लंबी चल गई
तो वो एक तरह से बोलेंगे ये कंपनी में अभी ये स्ट्राइक चल रहा है, तो ये चीज़ वो लोगों का एक माइंड सेट हो जाता है कि नहीं इस कंपनी का ये चीज़ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो वो नियोक्ताओं पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था तथा अन्य हितधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक विवाद का प्रभाव केवल श्रमिक और नियोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ता और अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब मैंने बताया ना कि जैसे मान लो कोई मार्केट में कोई चीज़ है और वो नहीं आ रही है, तो वो गलत हो जाएगा ना उसका, क्योंकि लोगों में एक तरह से वो हो जाएगा कि हाँ स्ट्राइक चले, पता नहीं क्या चल रहा है, अब इतने टाइम से कोई चीज़ नहीं आ रही, तो लोग उसका दूसरा पहलू ढूंढ लेंगे, मतलब उसका दूसरा विकल्प उनको मिल जाएगा, तो वो उस चीज़ के लिए फिर डिमांड नहीं करेंगे। तो वो फैक्ट्री पर तो फिर इनडायरेक्ट रूप से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसके जो प्राइस होंगे बढ़ जाएंगे, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मतलब अर्थव्यवस्था और उस पर, दोनों पर। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा होती है, विवाद के बने रहने तक उत्पादन का रुक जाता है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं के व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक विवाद के बने रहने के साथ राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग होने से राष्ट्रीय उत्पादकता, राष्ट्रीय आय पर भी असर पड़ता है। मतलब जो अपनी नेशनल इनकम होती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा एक टाइम जाके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से प्रोडक्शन होता है, छोटे छोटे दुकानदार वहाँ से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, तो उनको नहीं मिलेगा तो उनका भी काम रुक जाएगा। तो एक तरह से राष्ट्रीय आय, आर्थिक स्थिति बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है। औद्योगिक विवाद के निपटारे के चरण क्या क्या है। राज्य के हस्तक्षेप के बिना समाधान, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी होगी कि वो एक तरह श्रमिकों और संबंधन के बीच उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सामूहिक सौदेबाजी का पहला चरण है। सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं या नियोक्ताओं के संघ, मतलब एक तरह से संघ और श्रमिकों के संघ के बीच एक स्वैच्छिक बातचीत होगी, जिसका उद्देश्य आपसी बातचीत, समझौते से रोजगार की शर्तों और नियमों का नियमन करना। यह शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से परस्पर विरोधी हितों की सामंजस्य की प्रक्रिया में श्रमिक और प्रबंधन की भागीदारी को दर्शाता है। मतलब एक जगह वो बैठ जाएंगे श्रमिक और नियोक्ता सुमो के रूप में और बातचीत से वो अपनी चीजों को सुलझाएंगे, मतलब उसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सामूहिक सौदेबाजी हो गई। स्वैच्छिक मध्यस्थता, मध्यस्थता उस संदर्भित, मतलब स्वैच्छिक मतलब वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता उस प्रक्रिया को संदर्भित करते जिसके द्वारा किसी विवाद के पक्षकार आपसी सहमति या किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियुक्त निष्पक्ष व्यक्ति या समूह के समक्ष निर्णय के लिए अपने मतभेद प्रस्तुत करते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। बाध्यकारी मध्यस्थता, जिसमें सभी पक्षों को निर्णय स्वीकार करना होता है, मतलब पक्षों को निर्णय स्वीकार हो, सभी जो निर्णय होंगे उनको स्वीकार होगा, चाहे वो निर्णय से सहमत हो या ना हो। अबाध्यकारी मध्यस्थता होगी, जिसमें दोनों पक्ष निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। वो एक स्वैच्छिक मध्यस्थता के विवाद के सभी पक्षकार स्वैच्छिक रूप से तथा आपसी सहमति के विवाद को तृतीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये हो गया इसमें स्वैच्छिक मध्यस्थता में भी हो गया कि बाध्यता अबाध्यकारी, बाध्यकारी में कि उनको सभी निर्णय मानने पड़ेंगे, चाहे उनको वो उसके लिए सहमत हो या नहीं हो। अबाध्यकारी में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, उनका अगर उनको वो सहमत है तो मान सकते हैं, नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। ये वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का प्रकार हो गया। अब ये इसमें जो स्वैच्छिक मध्यस्थता के विवाद के सभी पक्ष, ये तो पता, अब तृतीय पक्ष उसमें आएगा, ठीक है। तो भारतीय श्रम सम्मेलन 1962 मतलब 1962 में निर्णय लिया गया कि आपसी सुलह विफल होने के बाद मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, सिवाय उन मामलों में जिनमें नियोक्ता न्यायिक निर्णय का रास्ता चुनेंगे। स्वैच्छिक मध्यस्थता में दोनों पक्ष को अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। प्राय बाध्यकारी नहीं होने के कारण ही अप्रभावी साबित होती है, लेकिन यह विवाद निपटारे के लिए एक सस्ती तथा कम समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये तो सही बात है कि मान लो जैसे नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में कोई विवाद हो गया और इधर यूनियन, मतलब पूरी यूनियन आ गई श्रमिकों की, और इधर से पूरे जो सुपरवाइजर वगैरह है सब कुछ वो आ गए कर्मचारी, तो सबसे अच्छा ये है कि अबाध्यकारी होगा तो सस्ता सुलह होगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो दोनों सहमत है तो वो मान जाएंगे जिस चीज़ के लिए। तो 1962 में दूसरा जो मतलब जो अबाध्यकारी है वो तभी होगा जब मतलब बाध्यकारी में चीज़ें नहीं मानी जा रही है और स्ट्राइक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। 1962 में निर्णय लिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य हस्तक्षेप से समाधान कैसे होगा, राज्य हस्तक्षेप कैसे करेगा, मतलब ठीक है कि उन दोनों में सुलझाव नहीं हो रहा है तो अब राज्य अपनी तरफ से भेजेगा कि अब राज्य के रूल्स रेगुलेशन को वहाँ पे लागू कर देंगे, ठीक है। सरकार शांतिपूर्ण सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू किए जाने का उद्देश्य देश में औद्योगिक शांति स्थापित करना, कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने से रोकना तथा हड़ताल और लॉकआउट आदि को रोकना तथा सतत उत्पादन बनाए रखना था। अब सबसे अच्छा यह है कि 1947 का जो अधिनियम था उसका क्या उद्देश्य था, औद्योगिक शांति स्थापित करना, कर्मचारी नियोक्ताओं के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको खत्म करना,
हड़ताल, रोकआउट आदि को रोकना तथा सतत उत्पादन बनाए, कंटिन्यू बनाए रखना प्रोडक्शन का काम। औद्योगिकवाद से न केवल श्रमिकों नियोक्ताओं बल्कि उपभोक्ताओं, वितरकों वितरकों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः सरकार द्वारा इसके निपटान के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट का ये उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि श्रमिक ही प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के नियोक्ता भी प्रभावित हो रहे, देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो उसको हस्तक्षेप करना पड़ता है राज्य को उसके अंदर। ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप से। और इसमें 1947 अधिनियम का उद्देश्य जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है अनिवार्य द्विपक्षीय समिति। मतलब ये तो राज्य के हस्तक्षेप में क्या क्या दो चीजें होगी, इसमें भी तीन हो गई। इसमें अनिवार्य द्विपक्षीय समिति, अनिवार्य सामूहिक सौदेबाजी, अनिवार्य अन्वेषण। ठीक है, ये ज्यादा वो नहीं है, आपको तो मोटा मोटा देख लेना कि कंपलसरी बायोप्रेटी कमेटी क्या होगी। इन समितियों में दो पक्ष जो श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधि होते हैं। और औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए द्विपक्षीय समिति का गठन 1920 के आसपास शुरू हुआ था। मतलब ये इस सिस्टम 1920 के आसपास शुरू हुआ था। इसमें क्या है कि दो पक्ष श्रमिकों की तरफ से आ जाएंगे, दो नियोक्ताओं की तरफ से जो प्रतिनिधि आएंगे उनके, तो वो बैठ के बात करेंगे। तो वो हो गई अनिवार्य द्विपक्षीय समिति। अनिवार्य सामूहिक सौदेबाजी, मतलब ये कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत व्यापार संघ या नियोक्ता द्वारा सामूहिक सौदेबाजी से इनकार किया जाना अनुचित श्रम प्रथा माना गया है। कुछ मामलों में सरकार तथा श्रमिकों तथा अन्य नियोक्ताओं को सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य कर सकती है। ठीक है, मतलब इसमें इनकार किया जाना अनुचित माना गया है कि मान लो सामूहिक रूप से बैठ के बात करें, फिर भी बाद में मना कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, तो वो चीज़ गलत है। अनिवार्य सामूहिक रूप से बैठे हैं तो फिर वो माननी पड़ेगी उनको चीज़। अनिवार्य अन्वेषण, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी औद्योगिक विवाद के मामले की जांच की वैधानिक मशीनरी है। ठीक है, ये अनिवार्य अन्वेषण हो गया। अब प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। प्रबंधन में श्रमिकों की क्या क्या भागीदारी होगी, उनको क्या क्या करना चाहिए उसमें। और अपन स्ट्राइक पढ़ लिया, स्ट्राइक आप एक बार रिवीजन कर लेना। इसमें मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। और स्ट्राइक में मोटा मोटा पर देख लेना कि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो उसमें कितना होगा, राज्य के हस्तक्षेप के बिना क्या क्या होगा, स्ट्राइक के प्रकार हो गए, उसमें उद्देश्य के आधार पर स्ट्राइक कितनी होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रख लेना, क्योंकि पॉइंट्स आप एलिमिनेट कर सको इतना आपको कर लेना है कि मैं जब क्वेश्चन करूँ तब मुझे ये पता रहे कि मैंने ये चीज़ इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ी है। और आप मतलब अभी से इस चीज़ को एनालाइसिस करने लग जाओ। तो ऑप्शनल एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप चीज़ें पढ़ लो और उनको मोटी मोटी उनके पॉइंट्स याद रखो। जो मतलब जो हेडलाइंस है वो याद रख लेना भी, इसमें ये चीज़ है। अब जैसे हार्दिक स्ट्राइक हो तो आप उसमें बता सकते हो कि उसमें क्या मांग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो वेतन की मांग करेंगे, उसमें अपने बोनस की मांग करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें आपको खुद से एनालिसिस करना है, दोबारा बुक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, खुद एनालिसिस करोगे तो कि ये जो टाइटल इसमें दे रखा है वो अपने को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू रहिए और अपन एक साथ पढ़े मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और एक छोटा सा चैनल है तो आपका सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, चैनल नहीं बढ़ रहा है, रीच नहीं जा रही है चैनल की। ओके, थैंक यू।